हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपीएमआईएस एकेडमी एग्जाम एसेंशियल सीरीज। जैसा कि आप सबको पता है, इस सीरीज में हम एक टॉपिक लेते हैं, उसको प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं और आप अपने आंसर्स यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उसकी लिंक दी है। इस सेशन का पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। इसका एसएमईज ट्रांसलेशन आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, एज वेल एज मॉडल आंसर्स के भी एसएमईज आंसर सब आपको मिल जाएंगे, बट वो नेक्स्ट डे अवेलेबल होंगे। चलिए जी, आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसा था। तो अपने एग्जाम्स में, यूपीएससी एग्जाम्स, एपीएससी एग्जाम में पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन आते रहते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या हुआ। वेरियस रेवोल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है, वेरियस अपडेट्स के बारे में पूछा जाता है, जो भी इवेंट्स हुए थे, आई एम सॉरी, अपडेट्स नहीं, इवेंट्स, इनके बारे में पूछा जाता है। तो यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, दैट मीन्स कौन कौन से वॉर हुए हैं, क्या नई कंट्रीज क्रिएट हुई, क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ, ये सब पे आ चुका है। अब बार बार मैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जरा ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या होता है। देखिए जी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कोई, देखो, फिक्स्ड कोई डेफिनेशन तो नहीं है, कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बोला यह जाता है कि हिमालयास के साउथ का जितना पार्ट है, जो जो यहाँ पर कंट्रीज आ रही हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सम पार्ट ऑफ नेपाल, सम पार्ट ऑफ भूटान, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, एज वेल एज श्रीलंका, मालदीव्स, दिस टुगेदर कैन बी इंक्लूडेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ऐसे इसको बोल दिया जाता है कि ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट है। अगेन, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। प्राइमरीली इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सम पार्ट ऑफ नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आ जाता है। अब ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट आपको जैसा पता है 1947 से पहले ब्रिटिश के हाथों में था, और इंडिपेंडेंस के बाद से, जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद से इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए। मेजर जो चेंजेस होते हैं इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, उसको मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया है। आप इन नंबर, इन डेट्स में देख सकते हैं। 1947 में पार्टीशन, 1949 में चाइना का सिविल वॉर। अब इवन दो ये डायरेक्टली इंडियन सबकॉन्टिनेंट से रिलेटेड नहीं है, बट चाइना का सिविल वॉर, चाइना का यूनाइटेड होना, उसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर इम्पैक्ट करा है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना जो है वो इंडिया और इंडिया का इस टाइम पर एक एडवर्सरी बना हुआ है। पाकिस्तान के साथ में उसकी काफ़ी नज़दीकियाँ है, क्लोज है, प्रॉक्सिमिटी है, और बांग्लादेश के साथ वो अपनी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जब हम टाइमलाइंस की बात करते हैं, इवेंट्स की, तो उसमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो सबसे क्लोज में जो सबसे बड़ा कंट्री है चाइना, उसकी भी बात कर देते हैं कि 1949 में चाइना का यूनाइटेड होना, अपने एक 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 यूनिफिकेशन होना, नए नए टेरिटरीज को अपने अंडर लाना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन 1950 में इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री इंडिया रिपब्लिक बनती है बाय अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देन 1956 में इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन करता है इंडियन स्टेट्स का, न्यू स्टेट्स आर बीइंग मेड। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो जाता है। मैंने बोला ना, चाइना का बनना इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, और यही हम देखते हैं 1962 में इंडिया चाइना वॉर। 1965 में इंडिया पाकिस्तान का सेकेंड वॉर होता है। 1947 में ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान का फर्स्ट वॉर हो चुका था ओवर द जम्मू एंड कश्मीर। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता ही है एक और वहां पर बांग्लादेश क्रिएट हो जाता है। तो अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये कंट्री बांग्लादेश बन करके आ जाती है। 1999 में इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो जाता है, एंड 1991 में कारगिल वॉर होता है। दीज आर द मेजर टाइमलाइंस ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ पर मैंने इंडिया और श्रीलंका से रिलेटेड टाइमलाइंस को इंक्लूड नहीं करा इस लेक्चर में, जस्ट टू कीप द लेक्चर सिंपल एंड डू नॉट इंक्लूड मोर फैक्टर्स जो कि हम हाफ एन आवर में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने श्रीलंका को इस पूरी पिक्चर से बाहर रखा है। अब हम लोग आ जाते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के 2 बड़े वॉर्स पर, जिन्होंने इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट को चेंज करा था। पहला जो वॉर है वो है 1965 का, इस पर आते हैं। बट बिफोर दैट एक छोटी सी बात, वॉर के रीजंस क्या हैं, क्यों इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वॉर होते हैं। तो इसका मेजर रीजन आता है इंडिपेंडेंस, जिस तरह से हुई थी हमारी।
जैसा कि आपको पता है, जब इंडिपेंडेंस हुई तो ब्रिटिश ने हिंदू मेजॉरिटी इंडिया बनाया और मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान बनाया। उन्होंने ब्रिटिश इस तरह से क्रिएट करके गए। यही डिमांड भी थी उस टाइम पर, जो मुस्लिम लीग थी उनकी ये डिमांड थी, उन्होंने वैसे ही क्रिएट करा। अब ये पार्टीशन हुआ था रिलीजन के लाइंस पर, और रैडक्लिफ लाइन उस टाइम पर बनाई गई। उस रैडक्लिफ लाइन ने डिवाइड करा कि कौन सा पार्ट इंडिया का है, कौन सा पार्ट पाकिस्तान का है। एंड देन माइग्रेशन स्टार्टेड। माइग्रेशन में बहुत जगह पर राइट्स हुए, बहुत लोगों की जानें गई, बहुत लोगों की प्रॉपर्टी रह गई, अलग अलग कंट्रीज में बहुत नुकसान हुआ। वेरी ह्यूमन हिस्ट्री में इतने लार्ज स्केल का मूवमेंट इतने कम टाइम पर पहले नहीं हुआ था। अब माइग्रेशन एक स्कार बन गया वो इंडिया के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, और उसने एक परमानेंट होस्टिलिटी दे दी, परमानेंट एक दुश्मनी हो गई, दोनों कंट्री में एक एनिमिटी हो गई माइग्रेशन को लेकर के। ये एक परमानेंट होस्टिलिटी बन गई। मोर ओवर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर इशू, जो एक और कारण बन गया इशू होने का। खैर, इंडिया ने इवन दो इस टाइप की चीजें रही, बट इंडिया ने अपना जो डेवलपमेंट है, जो अपनी ग्रोथ है, वो अलग करी और पाकिस्तान ने अलग तरीके से करी। ब्रॉडली जरा देख लेते हैं कि इंडिया ने क्या अप्रोच ली आफ्टर इंडिपेंडेंस और पाकिस्तान ने क्या अप्रोच ली। इंडिया की अप्रोच में था कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिया ने करा। एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको माना, साथ ही साथ उसने अपने समय समय पर होने वाले अमेंडमेंट्स भी करे। बाद में जब भी कोई डिमांड किसी भी इंडिया में होती थी, कोई भी एजिटेशन होता था, तो उसको माना भी जाता था। उसी में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। तो इंडिया ने अपने यहाँ पर एक अपने जो लोग होते हैं, लोगों की बात सुनते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया। सेकेंड चीज हुई, डेमोक्रेसी आई इंडिया में, एक प्रॉपर डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी, आज हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोले जाते हैं, वो इंडिया में रहा। टाइमली इलेक्शन हमारे यहाँ कराए गए, एंड दैट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है। थर्ड चीज, हमने हमेशा डेवलपमेंट को वैल्यू दी कि हमारे यहाँ अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए, इस चीज को वैल्यू दी। उसके लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, पावर्टी इरेडिकेशन, सोशल जस्टिस पर हमेशा फोकस करा गया। एंड लास्टली हमने एलपीजी रिफॉर्म्स करे 1991 में, जब हमको समझ में आया कि डेवलपमेंट के लिए हमें और क्या करना है, तो एलपीजी रिफॉर्म्स भी हुए 1991 के। एंड हमने हमेशा सेक्युलरिज्म पर ट्रस्ट करा, माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज जो राइट्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करा। किसी भी ग्रुप को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दी है उसको हमेशा इंश्योर करा। ये था इंडिया का पूरा तरीका। अब आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली लग ही नहीं पाया, ये हुआ ही नहीं। एज अ रिजल्ट हमेशा यहाँ पर मिलिट्री रूल रहता था और डिक्टेटरशिप समय समय पर आती थी और जाती थी। डेमोक्रेसी आने की अगर कोशिश भी करती थी, कभी भी होता था, नहीं होता था, तो वो चीज़ हटती भी रहती थी डेमोक्रेसी यहाँ पर। देन ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस हुई, बिकॉज इनके यहाँ डिक्टेटरशिप होती थी, सेंट्रल तरीके से गवर्न करा जाता था। एज अ रिजल्ट ईस्ट पाकिस्तान डिसकंटेंटमेंट हो रहा था, और वहाँ पर जब बिकॉज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस हुए 1971 में फाइनली बांग्लादेश जो है वो अलग भी हो गया। अदर देन दैट, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को लेकर के बहुत अग्रेसिव हुआ करता था, और उसके लिए कश्मीर उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल रीजन बन चुका था, जिसकी कश्मीर लेके ही वो अपने आप को मानता है। तो समय समय पर उसने इंडिया से वॉर भी करे उसको लेके, 1965, 71, 1999 ये वॉर भी इसीलिए हुए क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी कि जम्मू कश्मीर जब तक नहीं होएगा तब तक उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं पूरी हो रही। ये उनकी अपना उन्होंने अपनी करा ग्रोथ। अब ये जो इन्होंने पूरी की पूरा ये प्रोसेस चला, इस प्रोसेस में इस तरह से जिस तरह से जम्मू पाकिस्तान ने अपना खुद को करा और इंडिया ने खुद को करा, उसी प्रोसेस में वॉर भी हुए। पहला वॉर 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर। अब व्हेन आई एम सेइंग फर्स्ट वॉर, तो एक्चुअली इट इज आफ्टर द 1947, है ना, ये मैं इसको 1965 का वॉर ऐसे बोल रहा हूँ। ये वॉर जो है इसके रूट में क्या था, मतलब ये रूट कॉज इसका क्या था, तो भाई देखिए रूट कॉज तो यहाँ पर भी जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट ही था। रूट में वही है यहाँ पर भी कि जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट है।
और ये लिंगरिंग इशू था जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, क्योंकि 1947 में डिस्प्यूट पूरी तरीके से सॉल्व तो हो नहीं पाया था। 1947 में एक बार पहले भी लड़ चुके थे, तो उस टाइम पर सॉल्व नहीं हो पाया, तो ऑनगोइंग कश्मीर डिस्प्यूट जो था उसको लेकर के लड़ गए। इनिशियली क्या हुआ था, रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ जैसा कि आपको पता है कि जो इंडिया का ईस्टर्न गुजरात का साइड होता है, इधर आप देखोगे ये जो पार्ट होता है रन ऑफ कच्छ इसको बोला जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और उसमें उसके बाद में एस्केलेट बहुत जल्दी से बड़ा होता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशनल जिब्राल्टर लॉन्च करता है और उसमें भी जो ऑपरेशनल जिब्राल्टर में एम था वो था जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करा देना, जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करा देना, जबरदस्ती लोगों को भेज देना जिससे कि इंसर्जेंसी कराई जा सके, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। फाइनली वो एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट 17 डेज तक चलती है और 17 डेज खत्म होने के बाद में एक एग्रीमेंट होता है, सॉरी एक डिक्लेरेशन है, ताशकंद डिक्लेरेशन। तो ये डिक्लेरेशन जो था सोवियत, जो उस टाइम का यूएसएसआर था, उन्होंने ही ब्रोकर करा था और ऑब्जेक्टिव था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस कराई जा सके। ये ऑब्जेक्टिव के साथ में इसको लाया गया था। ये जो ताशकंद एग्रीमेंट उस टाइम पर आता है, इस ताशकंद एग्रीमेंट में क्यों इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अग्री कर लेते हैं, इवन दो लड़ाई पाकिस्तान ने स्टार्ट करी, क्यों मान लिया गया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि मिलिट्री स्टेलमेट हो चुका था। भाई पाकिस्तान ने अपनी पूरी जान लगाई बट उसको कुछ मिला नहीं एंड में, मतलब मेहनत तो पूरी करी, हुआ कुछ नहीं एंड में, क्योंकि और उसे समझ में भी आ गया था कि शायद कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो मिलिट्री स्टेलमेट आ चुका था उस जगह पर, कोई किसी की डिसाइसिव विक्ट्री नहीं थी, दोनों आर्मीज एक दूसरे के बराबर हो गई थी। तो ये बात समझ में आ गई थी। और ऐसा क्यों हुआ कि 1962 में इंडिया जब चाइना से हारा था, मैंने आपको बताया 1962 वॉर हो चुका था, तो इंडिया ने उसके बाद अपनी मिलिट्री पर, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पर रैपिडली खर्चा करा और अपनी मिलिट्री को बेटर करने का काम करा। और यही रीजन था कि 1965 में जब फिर से वॉर होता है तो नाउ दिस टाइम इंडिया वाज मच मोर प्रिपेयर्ड देन 1962। एज अ रिजल्ट वो स्टेलमेट अचीव हो चुका था। और जब एक बार स्टेलमेट हो जाता है, जब दोनों कंट्री बराबर हो जाती है और दोनों को लगता आगे नहीं बढ़ते, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है कि भाई अब खत्म करो, वॉर और नहीं हो सकता, लड़ नहीं सकते। हाई कैजुअलिटीज दोनों ही तरफ हो चुकी थी, लोग काफी मर गए थे, रिसोर्सेस कम हो गए थे और इकोनॉमिक बर्डन भी था। तो मिलिट्री स्टेलमेट पहली चीज थी। दूसरी बात करते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी था। जो उस टाइम की ग्लोबल पावर्स थी, यूएसए और सोवियत यूनियन। यूएसए जो था, आपको पता है कि 1965 का वो टाइम था जब कोल्ड वॉर था, और कोल्ड वॉर के टाइम पर ये दोनों ही जो थे उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे, किसी टाइप की इंस्टेबिलिटी नहीं आए। इसीलिए दोनों ने भी फोर्स करा इंडिया और पाकिस्तान को कि भाई आप लोग अपने बीच में पीस करें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी ने इंटरवीन करा, रेजोल्यूशन 211 उस टाइम पर पास करा था। और उसके बाद में सोवियत यूनियन ने, लेड बाय उनके जो उस टाइम के प्रीमियर थे एलेक्सेई कोजिगिन, उन्होंने एक्टिव स्टेप लिया और ताशकंद में ये जाकर के ये डिक्लेरेशन करवाया जिसमें दोनों कंट्रीज के बीच में पीस ब्रोकर करी। तो फर्स्ट रीजन मिलिट्री, दस इंटरनेशनल। थर्ड इज कोल्ड वॉर डायनामिक्स जो उस टाइम की हो रही थी। सी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही अपने अपने दोस्त थे। अभी पाकिस्तान जो था वो यूएस और चाइना के साथ में थोड़ी उसकी ज्यादा दोस्ती थी। इंडिया उस टाइम पर काफी सोशलिज्म पर फेथ रखता था, पॉलिसीज वैसी थी। तो इवन दो इंडिया फॉर्मली नहीं रिकॉग्नाइज करता था, बट ये सोवियत यूनियन के साथ में उसकी काफी प्रॉक्सिमिटी थी। अब उस टाइम पर ये जो सुपर पावर्स थे उनको लगता था कि उनके जो कंट्रीज हैं आपस में ना लड़े, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे, बहुत लंबा वॉर चला तो शायद उनमें भी हो सकती है। तो और कोल्ड वॉर में ऐसा था कि एक्चुअल वॉर होना नहीं था, सिर्फ कंपटीशन हो रही थी, चीजों में एक्चुअली नहीं फाइट करनी थी। बिकॉज सबको पता था कि अगर कोल्ड वॉर में एक्चुअल वॉर हो जाएगा देन इट विल बी वेरी डिजास्टरस। तो इसीलिए कुछ एक्चुअली नहीं होना था, इसीलिए बोला गया कि कहीं कुछ अपसेट ना हो जाता जियोपॉलिटिकल बैलेंस में, है ना। तो इसीलिए वो दोनों ही, सोवियत यूनियन ने भी, यूएसएसआर ने भी और यूएसए ने, दोनों ने ही दोनों कंट्रीज को बोला कि भाई आप लोग पीस करो, आप लोग लड़ाई बड़ी ना करो, बात ना बढ़े। एंड लास्टली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए ही इकोनॉमिक स्ट्रेन बहुत थे वॉर के। भाई इतना आसान तो नहीं था इतने बड़े बड़े वॉर लड़ जाना।
तो और दोनों के पास में ही बड़ी जो पॉपुलेशंस थी, दोनों तरफ की पॉपुलेशन, उनको भी पीस चाहिए थी। तो दोनों ही कंट्रीज को लगा कि बहुत ज़्यादा इस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। ये सवाल एक बार यूपीएससी में आ चुका है कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था और फाइनली इंडिया पाकिस्तान जो था उसका वॉर कंक्लूड है। अच्छा, सरप्राइजिंगली पाकिस्तान, हम लोग तो जैसे इंडिया में बोलते हैं, मैं बोला कि भाई ये स्टेलमेट था, दोनों कंट्रीज के लिए बराबर था। पाकिस्तान के हिसाब से उन्होंने जीत इसमें कर ली थी। अगर आप कभी पाकिस्तान की किसी हिस्ट्री को देखेंगे या उनके न्यूज़पेपर्स को देखेंगे तो उनके हिसाब से 1965 उनकी जीत थी। अब भाई उन्होंने स्टार्ट भी करा था तो उनको खुद को भरोसा भी देना है कि हम तो जीते थे 1965 में। तो वो खुद को ऐसे ही बोलते हैं कि भाई हम तो जीत के आए थे, इंडिया को हमने हरा दिया था। एनीवेज 1965 में ताशकंद डिक्लेरेशन हो जाता है, कुछ कंक्लूसिव होता नहीं है, जम्मू कश्मीर मिलता नहीं है। अब पाकिस्तान को कुछ और चाहिए चीजें। मीनवाइल पाकिस्तान में अपनी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी, डेमोक्रेसी वहां पर आ रही थी और उसमें जो बांग्लादेश था, दैट मीन्स उस टाइम का जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान में जो वेस्ट पाकिस्तान है उनके अगेंस्ट बहुत रिजेंटमेंट था। रीजन, ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज्यादा थी लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में ही सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी, पॉलिटिकल लीडरशिप सब वहीं पर थी, आर्मी वहीं से रूल करती थी और ईस्ट पाकिस्तान को डिस्क्रिमिनेट करा जाता था। सोशली भी डिस्क्रिमिनेट करते थे, इकोनॉमिकली भी डिस्क्रिमिनेट करते थे और इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान वालों के मन में रिजेंटमेंट उस टाइम पर हुआ करता था। अब इस रिजेंटमेंट से क्या होता है कि इलेक्शन जब होते हैं पाकिस्तान में 1971 में, जब इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें यह पता चलता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी, जो उस टाइम पर मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, आवामी लीग, वो जीत जाती है और वो बहुत ज़्यादा सीट्स लेकर के आती है। ऐसा पाकिस्तान की उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, वरना शायद वो इलेक्शन कभी कराते ही नहीं। बट जब उन्होंने इलेक्शन कराया तो देखा इलेक्शन का रिजल्ट तो ये रहा कि बांग्लादेश जो था उसमें उस टाइम पर जो जितनी सीट्स थी उनको साथ में कुछ सीट्स अलग से लेके सबसे बड़ी पार्टी वो बन गई जो कि ईस्ट पाकिस्तान में डोमिनेंट थी। अब इससे होता क्या कि ईस्ट पाकिस्तान बन जाता पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट और वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी, जो वहाँ के लोग थे, उन्हें ये मंजूर नहीं था, उन्हें ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान डोमिनेट करे। एज अ रिजल्ट उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया ईस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन, जिसको बोला जाता है ऑपरेशन सर्च लाइट। 25 मार्च 1971 को स्टार्ट होता है। पाकिस्तान आर्मी जो थी उन्होंने अटैक ही कर दिया सीधे सीधे ईस्ट पाकिस्तान पर। वहाँ की जो लीडरशिप थी उसको जेल में डाल दिया, बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट जेनोसाइड उन्होंने स्टार्ट कर दी। ये होता है ऑपरेशन सर्च लाइट। और ये ईस्ट पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ कि भाई उन लोगों ने इतना मेजरली वोट करा आवामी लीग को, तो उनके मन में हमेशा से ही डिसकंटेंटमेंट था। जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट हो रहा था वो लोग कभी भी खुश नहीं हुआ करते थे। और इसीलिए जो शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग थी, उन्होंने इतनी बड़ी जीत वहां पर हासिल कर ली थी कि वहां पर सारी सीट्स उन्होंने जीत ली थी। मैंने एक चीज गलत बोल दी अभी बोलते बोलते, मैंने 1971 इलेक्शन कर दिया। आई एम सॉरी, दिस इज 1970 इलेक्शन। जस्ट मैंने अभी देखा 1970 इलेक्शन हुआ था। अच्छा, ये एक बात है। अच्छा, दूसरी बात, जब इन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट करा पाकिस्तान आर्मी ने, तब तो वहां पर उन्होंने जेनोसाइड करा, बहुत सारे लोगों को मार दिया, मास रेप हुई, मास किलिंग्स हुई। पूरा आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर बहुत सारे लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें ले ली। मैसेकर हुए, एट्रोसिटीज, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ। और इससे हुआ कि जब इस तरह से वो लोग करने लगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा रिफ्यूजी आने लग गए। इंडिया का उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, वो बहुत सारे प्रेशर में आ गए कि इतने सारे रेफ्यूजीज को हम कहाँ से लें। हमारे आसाम में ही देखिए जो इतने सारे रेफ्यूजी उस टाइम पर आ गए थे, बोला जाता है कि बहुत लोग आसाम में ही घुस करके आ गए थे। तो ये अलग अलग जगह पर सभी और भी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत लोग इलीगली घुसते चले आ रहे थे एंड इंडिया वाज अंडर द प्रेशर। और इसी प्रेशर को, इसी खत्म चीज को करने के लिए इंडिया ने जो बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस मूवमेंट था फिर उसको सपोर्ट करा। इंडिया ने भी कि भाई हम सपोर्ट करते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम जो पाकिस्तान ने क्रिएट करी वो इंडिया को ना इफेक्ट करे। फाइनली हुआ ये। अब जरा देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुआ। दिसंबर 1970 में देखिए इलेक्शन होते हैं। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान अपनी एट्रोसिटीज स्टार्ट करता है, ऑपरेशन सर्च लाइट 25 मार्च 1971 को करता है।
अब उसके बाद में बहुत सारे लोग इंडिया में घुसने लगे, इंडिया में प्रॉब्लम्स होने लग गई, न्यूज़ आने लगी पाकिस्तान क्या कर रहा है। फाइनली अब इंडिया ने भी बांग्लादेश के मूवमेंट को सपोर्ट करा। अब पाकिस्तान को ये लगा कि इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेशीज को और बांग्लादेश को वो कंट्रोल में नहीं ला पा रहा है ना। उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, बांग्लादेश ने ईस्ट पाकिस्तान, कंट्रोल में नहीं ला रहा है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि चलो हम इंडिया को भी हम अटैक कर देते हैं। ये उनकी थोड़ी सी नासमझी थी, इंडिया पे अटैक करना, बट कर दिया उन्होंने। तो दिसंबर 3 को पाकिस्तान ने ही लॉन्च कर दिया इंडिया पे अटैक, खुद ही अटैक कर दिया। अब ये थोड़ा सा मतलब एक तरफ तो ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑलरेडी परेशान था, उन्होंने वेस्टर्न साइड से ऑलरेडी इंडिया पे भी अटैक कर दिया कि इंडिया को भी परेशान कर देते हैं। अब ये इंडिया को रीजन मिल गया कि अब आपने हम पर अटैक करा, अब तो हम पूरी तरीके से वॉर करेंगे। तो जहां उन्होंने अटैक करा वेस्टर्न पार्ट पर, इंडिया ने मल्टीपल फ्रंट्स पर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरफ में अटैक शुरू करा। वेस्टर्न साइड पर पाकिस्तान को रिपेल करा और ईस्टर्न साइड पर तो इंडिया ने 13 डेज के अंदर अंदर पूरा ईस्ट पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। ढाका में जाके पाकिस्तान आर्मी को सीधे सरेंडर करा दिया। 13 डेज लगे। बांग्लादेश की जो उस टाइम की रेबल फोर्सेस थी, मुक्ति बाहिनी, जो उनके फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको इंडिया ने ऑलरेडी ट्रेनिंग दी हुई थी, उनके साथ में गए और ढाका जो था वो पूरे तरीके से उसको कंट्रोल में ले लिया। और हुआ क्या, पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा सैनिक जो थे उनको सरेंडर करना पड़ गया। सॉरी, 93,000 जो थे, 1 लाख सैनिक, उनको सरेंडर करना पड़ गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे बड़ा सरेंडर हुआ, जिसकी फोटोज बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि अरोरा जो हमारे जनरल अपने जैसे नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी थे, एंड अरोरा, जनरल अरोरा, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग इनका टाइटल क्या था, बट ये बड़ी एक आइकॉनिक फोटो बन करके आती है जिसमें देखा जाता है कि सरेंडर करा दिया गया था 93,000 सोल्जर्स को पाकिस्तान के एक बार में। तो ये ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था। अब ये पूरे चीज में अक्सर हम लोग जरा दो बातों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले तो इसका पूरा इम्पैक्ट क्या रहा था। तो देखिए, इम्पैक्ट तो ये रहा कि पाकिस्तान 2 पार्ट में टूट गया, इतने बड़े लोगों को हमने सरेंडर करा दिया। इससे फायदा ये रहा कि भाई पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो उसका एडवांटेज था वो तो खत्म हो ही गया। ये सब चीजें तो देखिए फायदा रहा ही रहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंडिया ने इतना क्रूशियल रोल प्ले करा ही क्यों, मतलब इंडिया को क्या जरूरत थी इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट करने में, इतना काम करने में, तो जरा समझते हैं कि इंडिया के अपने क्या रीजन थे कि क्यों करा। अगेन ये सवाल यूपीएससी में आ चुका है। पहला देखिए, इंडिया में एक मास लेवल की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस स्टार्ट हो गई थी। इतने सारे लोग इंडिया में आने लग गए थे ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद से, और उनके ऊपर ऐसी ऐसी एट्रोसिटीज हो रही थी कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हम ले नहीं सकते इतने लोगों को, और हम है भी नहीं, हमें लेना भी नहीं होता है। इंडिया ने ऐसा कभी नहीं बोला है कि हम हमने कोई साइन नहीं करी डील कि कोई भी रेफ्यूजी हम ले लेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में कि हम रेफ्यूजीज कहाँ कैसे लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, हमारे तो खुद के रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो पहली तो ये बात है। बोला जाता है कि 10 मिलियन रेफ्यूजी आ गए थे इंडिया में। 10 मिलियन रेफ्यूजी का मतलब है 1 करोड़, उतने रेफ्यूजी इंडिया में आ गए, और इसकी वजह से इंडिया में खुद क्राइसिस स्टार्ट हो गई। अच्छा, एक चीज और प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जब इस टाइप की रेफ्यूजीज इंडिया में इस तरह से आते हैं, तो वो इंडिया के अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। ऑब्जर्व करिएगा, जब भी इस तरह के इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हो जाता है इंडिया में या किसी भी कंट्री में होता है, तो वो वहाँ की जो डेमोग्राफी होती है उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है, और उसकी जो सिक्योरिटी होती है उसको इफेक्ट करता है। जब रेफ्यूजी आएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो और करेंगे ही आकर के ना, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे। उसकी वजह से जो लोकल लोग होते हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से स्टार्ट होती है सिक्योरिटी कंसर्न, राइट्स होने लग जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है। देन डेमोग्राफी को तो इफेक्ट होता ही होता है, सडनली रिलीजन लेवल पर, या आप बोल सकते हैं कि कम्युनिटी लेवल पर, कास्ट लेवल पर, सब चीजें चेंज होने लग जाती हैं। तो ये एक बड़ी क्राइसिस इंडिया के सामने थी। देयर वर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑल्सो। इंडिया ने क्यों करा, देखिए आज हम लोग बोलते हैं कि इंडिया एक 2 फ्रंट वॉर में है, आ सकता है, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान, ये आज की बात है। लेकिन सोचिए 1971 से पहले पाकिस्तान अकेले अपने आप में 2 फ्रंट वॉर इंडिया में कर सकता था, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, और यही हुआ भी था। दिसंबर 3, 1971 को पाकिस्तान ने सोचा हम ही 2 फ्रंट वॉर कर दें,
तो ये पाकिस्तान के मतलब उनके उस टाइम पर वो केपेबल थे। अब इंडिया के लिए ये भी इम्पोर्टेंट था कि अगर हम ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर देते हैं और उनको हमेशा उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो हमें टू फ्रंट वॉर में नहीं जाना पड़ेगा। और यही इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था कि मिलिट्री थ्रेट जो है पाकिस्तान की वो रिड्यूस कर दो। अच्छा, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन भी थी। कोल्ड वॉर जब उस टाइम पर चल रहा था, पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट था चाइना और यूएसए का। अब इंडिया उस टाइम पर यूएसएसआर से अलाइन हो रहा था, और यूएसएसआर से अगर वो अलाइन था तो इंडिया के लिए जरूरी था कि जो यूएसए और चाइना के सपोर्टर जो पाकिस्तान है उनसे सपोर्ट उसको काउंटर करे, और यूएसएसआर उसमें पूरा सपोर्ट दे भी रहा था। यूएसएसआर ने उस टाइम पर इंडिया के साथ में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन करी थी अगस्त 1971 में। और उसमें अगर आप आर्टिकल देखेंगे उसमें यही लिखा है कि किसी एक पार्टी पर अगर अटैक होगा या थ्रेट होगा तो वो दूसरे वाले से इमीडिएटली बात करेगा सो दैट ऐसे थ्रेट को खत्म करा जाए। इनफैक्ट 1971 की अगर आप वॉर हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें यूएसएसआर ने सपोर्ट भी करा। देन जैसा कि मैंने एक और पॉइंट बताया कि भाई इंडिया ने इसलिए भी हेल्प करी कि जो रीजनल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, वो बनी भी रहे। इंडिया में इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे। एंड लास्टली इंडिया के मॉरल और एथिकल ग्राउंड पर भी हमें हेल्प करना था। भाई जिस तरह के जो उनके जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेशीज के अगेंस्ट जिस तरह के काम कर रहा था पाकिस्तान, जरूरी था कि भाई उस जगह पर वो उस चीज़ को रोका जाए। लेकिन उसका एक देखिए प्रॉब्लम भी हुआ। अब रोका, लेकिन उस टाइम पर बहुत सारे लोग जो इंडिया में आए उसकी वजह से बाद में हमारे आसाम में और बाकी जगह पर भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि भाई ये इलीगली जो लोग आ गए इन्होंने प्रॉब्लम देखिए इंडिया में करी है। सो इंडिया ने अपना काम तो करा, बट लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट जरूर रह गया इंडिया पर इस पूरी एक्सरसाइज का। सो दीज आर द टू थिंग्स, दो मेजर वॉर जिन्होंने अपने सब कॉन्टिनेंट को लार्जली चेंज करा। मैंने ये दोनों वॉर में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों इंडिया ने एक्शन लिया, क्या चीज़ कैसे हुई, ये सब आपको समराइज करा है। आप इसके बेसिस पर दो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज 2 क्वेश्चंस आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन बोला है कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ताशकंद अग्रीमेंट हुआ था। ये इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो बता दिया है कि वो क्या चीजें थी जिसकी वजह से ताशकंद अग्रीमेंट हुआ था। मिलिट्री स्टेलमेट हो रहा था, दोनों कंट्रीज के पास में इकोनॉमिक रिसोर्सेज इतने थे नहीं, कोल्ड वॉर एरा थी, ये सब आपको पहले ही इसमें पीडीएफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्या रीजंस थे जिनकी वजह से इंडिया ने डिसाइसिव रोल प्ले करा बांग्लादेश बनने में, तो बता दिया कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी, स्ट्रैटेजिक रीजंस हुआ करते थे उस टाइम पर। देन इंडिया ने अपने लिए सोचा कि जियोपॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशन है कि काउंटर कर देते हैं, है ना। देन इंडिया ने सोचा कि भाई हमारे सिक्योरिटी हमारी खुद की खराब हो जाएगी, तो वो सब भी आपको यहाँ पर पॉइंट दिए हैं। दोनों ही क्वेश्चन इजी टू डू है, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप इजीली इनको कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पीडीएफ में दिया है उन्हीं से ये बन भी जाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ मैंने एमसीक्यूज भी दिए हैं, आप इनको भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, पूरे के पूरे टॉपिक को एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर समराइज भी कर देता हूँ। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।